हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। मैं यहां पे आज से शुरू कर दिया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे देखने वाले पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अरे गुरुदेव, कैसे गुरुदेव? अभी तो आप पढ़ा रहे भैया, करेजा पूरा पढ़ा दिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से लेकर हम वहां तक ये जो आणविक सिद्धांत है, ठीक है ना, वहां तक मैंने पूरा पढ़ा दिया, यानी चैप्टर नंबर 5 तक पूरा पूरा पढ़ा दिया है, आणविक आधार तक। ठीक है ना, वहां तक मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया है। तब अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है ना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सारे सब्जेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट वाइज ही कवर करेंगे, बाकी पेपर कवर करेंगे। पढ़ा पूरी दुनिया रही है, वन शॉट में पढ़ा के खाली हो जाएंगे यार। बहुत बड़ा बॉन्डर नहीं पालना है जीवन में, नहीं। विश्वास करो अपने इस भाई पर, कसम है गुरुदेव उनकी, 95 दिलवाएंगे। अच्छा गुरुदेव, इसमें आप क्या क्या देने वाले हैं थोड़ा आप बता दीजिएगा, थोड़ा आप बता दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे चीज। सर क्या देने वाले हैं, ध्यान देना करेजा। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। करेजा क्या आता है पेपर में? आपका आता है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। दूसरा आपका सर निश्चित उत्तरी प्रश्न आता है। निश्चित उत्तरी उत्तरी प्रश्न मैं आपको दूंगा। और क्या दूंगा आपका? अति लघुत्तरी, अति लघुत्तरी। यहाँ पे आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट। और क्या बताने वाले हैं गुरुदेव आप? मैं बताने वाला हूं लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न मैं बताने वाला हूं। तो मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? तो ये आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक के बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है, निश्चित उत्तरी प्रश्न है, सारे के सारे हैं। ध्यान देना। चैप्टर नंबर नाम क्या है? तो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वो सर क्या है? वो है करेजा पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में, पादपों में लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन चैप्टर के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले सर हम लोग किसको देखेंगे? बहुविकल्पी देखेंगे। पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, पुंकेसर जो होता है वो हमेशा हमेशा नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न देखिएगा, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लग बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है गुरुदेव? तो करे जवाब होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा करेजा, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल करेजा एसकेएम स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट ज्वाइन करो करे यार, बढ़िया चौचक तरीके से। चलिए सर अगला यहाँ पे देखेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, परेशान मत होना। तीसरा यहाँ पे देखना है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती है जो उपस्थित होती है गुरुदेव निभागीय छोर पर। बिल्कुल गुरुदेव, राइट आंसर, निभागीय छोर पर प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है भैया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है? गुरुदेव अंड कोशिका। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका सभी प्रकार के गुरुजी भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। सभी प्रकार के भ्रूण कोश में कौन सी कोशिका पाई जाती है? अंड कोशिका पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अगर जौ का 100 दाना बनाना है तो वहां पे जो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 125। कितनी पड़ेगी? 125 टाइम्स पड़ेगी। ठीक है। चलिए अगला है, बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता खोजी गई, तो जो बहुभ्रूणता खोजी गई थी वो लेवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था, यानी कि जो लेवेन हॉक थे उन्होंने बहुभ्रूणता की खोज की थी। अच्छा गुरुदेव, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? ध्यान देना, एक आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुभ्रूणता भ्रूणता किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो आप सीधा बताइएगा सर, सीधा आप सर बताएंगे
किसमें गुरुदेव? नींबू में। अच्छा, और गुरुदेव संतरे में। किसमें? संतरे में। और गुरुदेव मुसम्मी में। अरे गुरुजी मुसम्मी ई का होता है गुरुदेव, ई का होता है गुरुदेव। संतरा तो छील के खाया जाता है, मुसम्मी का रस पिया जाता है कि नहीं, तो उसमें पाया जाता है। अच्छा, कैसे जानेंगे? तो मतलब कि एक से अधिक बीजों के पाए जाना बहुभ्रूणता होती है। एक से अधिक अधिक बीजों का मिलना, बीजों का मिलना करेजा क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। बात समझ आ रही ना? तो एक से अधिक बीजों का मिलना क्या कहलाता है सर? बहुभ्रूणता कहलाता है। चलिए सर, अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक है करेजा, वो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी है। कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी जो गुरुदेव हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 करेजा, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग हाइलम बोलते हैं। बोले तो गुरुदेव नाभिका बोला जाता है। क्या करेगा? नाभिका। अगला है यहाँ पे 9वां नंबर, परिभ्रूण पोष यानी पेरिस्पर्म अवशेष है। किसका है? तो जो परिभ्रूण पोष होता है, पेरिस्पर्म होता है, वो बीजांड काय का अवशेष होता है। राइट आंसर आपका चौथा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है किसमें सर? बीजांड में। निभाग पाया जाता है किसमें? बीजांड में आपका निभाग पाया जाता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? कीट परागण किसमें होता है सर? गुड़हल में होता है। कर जा किसमें होता है? गुड़हल में। अच्छा, हाइड्रीला में कौन सा होता है सर? जल परागण होता है। जल परागण होता है। हाइड्रीला में कौन सा परागण होता है? जल परागण होता है। बात समझ आ रही है ना? याद रखना। अगला गुरुदेव, पुष्पी पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है? एक होता है क्या सर? द्विगुणित। कहीं आपको दिखाई दे क्या बोलेंगे? द्विगुणित। द्विगुणित को सर टूयन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगुणित की बात कर रहा है, वो प्रायः प्रायः नर युग्म क्या होता है? हमारा अगुणित होता है। आवृत बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है गुरुदेव? पुमंग कहते हैं। जो आवृत बीजी पादप होते हैं, नर जननांग होते हैं, वो क्या होते हैं सर जी? पुमंग होते हैं। ठीक ना? और जायांग या स्त्री केसर जो होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मादा जननांग। मादा जननांग बोलते हैं। किसमें सर? पुष्पी पादपों में। पुष्पी पादपों में। बात समझ आ रही? करेजा बिल्कुल याद रखना, यानी कि का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमर बेल होता है गुरुजी। अमर बेल क्या होता है? यह पूर्णतः तना परजीवी होता है। क्या होता है? अमर बेल पूर्णतः तना परजीवी होता है। अर्थात कह सकते हैं गुरुदेव, हमारा जो अमर बेल होता है, अमर बेल होता है, यह आम के पेड़ पर उगता है। आम के पेड़ पर अधिकतर देखने के लिए मिलता है। किस पर? आम के पेड़ पर अधिकतर देखने मिलता है। जिस आम के पेड़ पर ये अमर बेल लिपट गया भैया, उसका सत्यानाश कर देगा, मतलब फल उसमें नहीं लगता। ध्यान देना करेजा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर, आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है सर। भ्रूण पोष, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो भ्रूण पोष होता है करेजा, वो प्रायः प्रायः क्या होता है? त्रिगुणित होता है। क्या होता है सर? त्रिगुणित होता है। नोटेड पॉइंट। अगला देखना, दोहरा निषेचन होता है सर। दोहरा निषेचन होता है किसमें सर? आवृत बीजी पौधों में, यानी कि एंजियो स्पर्म में होता है। एंजियो स्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। ठीक है ना? ये तो बहुविकल्पी आपके खत्म हो गए। अब यहाँ पे शुरू होते हैं आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। किसमें? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। आपके पेपरवा में करे जाए एक एक नंबर पूछे जाते हैं। परेशान मत होना, हर एक क्वेश्चन करवा के तभी बात मानेंगे। पहला प्रश्न है गुरुदेव, आभासी बोले तो मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। आभासी बोले तो मिथ्या फलों के कोई दो उदाहरण दीजिए। अथवा पेपर में देगा दो आभासी फलों के नाम लिखिए। पहला नाशपाती, दूसरा क्या है? सेब है। पहला नाशपाती है, दूसरा क्या है? सेब है। गुरुदेव तीसरा होता क्या? अरे कर जा लिख लो भैया, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी उसे क्या कहते हैं? आभासी फल। उसे क्या कहते हैं? आभासी फल। गुरुदेव किसे कहते हैं आभासी फल? परिभाषा क्या है? जिन फलों का निर्माण
जिन फलों का निर्माण बीज के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य भागों से होता है, अन्य भागों से होता है, उसे क्या कहते हैं करेजा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राय आभासी या मिथ्या फल कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। पहला है हाइड्रीला, दूसरा है वैलिसनेरिया। ये सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पुष्पी पादपों में लगेंगे प्रजनन के जलीय परागण करने वाले पौधे के नाम, ध्यान देना हाइड्रीला और वैलिसनेरिया होता है सर। अगला है प्रश्न नंबर 3, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, या पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो यदि फलों के निर्माण में अंडाशय के अलावा फूल के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। अंडाशय मतलब उसके बीज, बात समझ आ रही ना। जैसे सेब एक आभासी फल है और जो परिपक्व अंडाशय होता है उससे हमारा वास्तविक फल का निर्माण होता है, जैसे आमों में यार हो गए वास्तविक फल में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो पुष्प का जो दल होता है यह रंगीन होता है और यह कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण की क्रिया को संपन्न कराना होता है। पुष्प में दल परागणकर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। अगला सर है, कीट द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए। तो आक है, साल्विया है, पीपल है, गूलर है, अंजीर है। इसमें आपका कीट परागण होता है। असंग जनन क्या है, अथवा असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर है। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनता कहलाता है। क्या कहलाता है, असंग जनता कहलाता है। मतलब इसमें कोई भी संयुग्मन की क्रिया नहीं होगी, कोई भी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होगी और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे प्रजनकों का क्या होता है, विकास हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, असंग जनता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने किया था। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने किया था। आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन सर कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवास्टीन ने फ्रीटिलेरिया तथा लीलियम के पौधों में किया था। ये लीलियम के क्या है सर जी, ये पौधे हैं सर, ये क्या है, पौधे हैं। इसमें उन्होंने दोहरा निषेचन की खोज किया था। अगला प्रश्न नंबर 8 प्रश्न है यहाँ पे, परागकोश में परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो परागकोश में परागकण टेपीटम से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, टेपीटम से। प्रश्न नंबर 9 है सर यहाँ पे, आक्जेलिस तथा कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। तो अनुमिल्य पुष्प और उमिल्य पुष्प, अनुमिल्य पुष्प और उमिल्य पुष्प का निर्माण करते हैं। हेस्पेरिडियम फलों के दो उदाहरण दीजिए। तो नारंगी और जो नींबू होता है यह हेस्पेरिडियम फलों के क्या हैं, दो उदाहरण हैं। भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन यानी कि द्वितीय केंद्रक भ्रूणकोष के फलों में एक नर युग्मक के साथ संयुक्त होने से होता है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे, पूजायांगी अवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग पूजायांगी अवस्था कहते हैं, जैसे आर्किड्स, आक, हंसलता इत्यादि में। अगला है यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न यार मोस्ट आईएमपी वाले प्रश्न, ध्यान देना। प्रश्न क्या है यहाँ पे, आवृत बीजी पौधों में परागण से निकली पराग नलिका के बीजांड एवं भ्रूणकोश में प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, अथवा निभागीय निषेचन का नामांकित चित्र दीजिए। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पराग नलिका का अंडाशय तथा बीजांड में प्रवेश, ठीक है ना। परागकण के द्वारा परागण जायांग या अंडक के शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रत्येक परागकण वर्तिका पर अंकुरण के बाद एक पराग नलिका बनाता है जो वर्तिका में होती हुई अंडाशय के
किसी वेश में पहुंचती है तथा किसी एक बीजांड में निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार से क्या करती है सर, प्रवेश करती है। पहला, बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकतर बीजांडों में परागनलिका प्रायः बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है तथा बीजांडकाय से होती हुई भ्रूणकोश के अंदर पहुंचती है। दूसरा, निभागीय प्रवेश। केवल कुछ पौधों में परागनलिका निभागीय क्षेत्र या बीजांडवृंत के ऊतकों को तोड़कर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, जैसे कि केजुयेराइना में। और तीसरा जो होता है वो अध्यावरणीय प्रवेश होता है। कभी कभी जैसे कुकुरबिटा में परागनलिका बीजांड के अध्यावरणों को तोड़कर बीजांड में प्रवेश करता है। ये हो गया आपका अंडद्वारी प्रवेश, यहाँ से प्रवेश कर रहा है। ये निभागीय प्रवेश, देखिए यहाँ से प्रवेश कर रहा है, और ये यहाँ से प्रवेश कर रहा है, जिसे हम लोग अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर दूसरा है, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा में पेपर में दिए देगा, आवृतबीजी पौधों के नर युग्मोद्भिद पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा में पेपर में आएगा, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में पेपर आएगा, आवृतबीजी पौधों के परागनलिका के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र का वर्णन कीजिए। अथवा में पेपर में आएगा, अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। चलिए तो उत्तर में आप डालेंगे, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद का विकास तथा परागकणों का अंकुरण। अब इसमें क्या लिखेंगे सर, इसमें लिखेंगे परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होते हैं। ठीक है, जब परागण की क्रिया होती है तभी तो जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होंगे। और इस समय प्रत्येक परागकण वर्तिका के द्वारा स्रावित तरल को सोख कर क्या हो जाता है, फूल जाता है, और उसके जनन छिद्रों से अंतःचोल जीव द्रव्य के साथ बाहर को दिखने लगता है, और इसमें से कोई एक परागनलिका के रूप में बढ़ जाता है। इस परागनलिका में सिरे के अंदर नलिका केंद्रक तथा उसके पीछे जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक कुछ समय पश्चात साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का क्या करता है सर, निर्माण करता है। और परागनलिका वर्तिकाग्र से होकर वर्तिका में आती है और धीरे धीरे अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के किसी वेश में पहुंचकर परागनलिका दोनों नर युग्मकों को किसी एक बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूणकोश के अंदर पहुंचाती है, जिससे ये दोनों द्विनिषेचन की क्रिया पूर्ण कर सके और नर युग्मकों के भ्रूणकोश में पहुंचने तक नलिका केंद्रक सहित परागनलिका के सभी भाग को नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, टिप्पणी कीजिए। किस पर सर जी, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। या फिर पेपर में आएगा अनिषेक फलन बहुभ्रूणता में अंतर लिखिए। अथवा पेपर में आएगा अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अथवा अनिषेक फलन क्या है, तो चलिए सर अनिषेक फलन को देखते हैं, किसे कहते हैं। बिना निषेचन के फल के बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, और फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनन्नास इत्यादि जो होते हैं ये हमारे बिना 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 निषेचन के ही बनते हैं और इसमें बीज नहीं पाए जाते। दूसरा होता है बहुभ्रूणता। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं, और यह दो प्रकार की होती है, कूट बहुभ्रूणता और सत्य बहुभ्रूणता। उदाहरण जैसे गुरुदेव क्या होते हैं आपका, संतरा। संतरा जो होता है यह बहुभ्रूणता का उदाहरण होता है, उसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। अगला है असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंग जनन क्या होता है, तो सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीकी को असंग जनन कहते हैं। मतलब समान प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करना असंग जनन कहलाता है। असंग जनन दो प्रकार का होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा और अनिषेक बीजता। अच्छा, कायिक प्रवर्धन द्वारा देखिए, आप कभी कभी जो गुलाब का पौधा होता है उसमें कोई बीज लगाते नहीं लगाते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पौधे के किसी अंग को काट कर, मतलब उसका तने को काट कर जाकर लगा देते, कुछ दिन बाद वो खिलने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उसमें बीज नहीं लगाया लेकिन तब भी उसमें ग्रोथ हो रही है, एक नया पौधा बन रहा है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पौधे के किसी कायिक भाग जैसे मूल, स्तंभ, पत्ती, कलिका आदि से बिना बीज बनाए नया पौधा बन जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और अनिषेक बीजता एक ऐसी क्रिया है जिसमें बीज तो बनता है किंतु बीज के बनने में दोनों आवश्यक क्रियाएं अर्थात संयुग्मन
तथा अर्थसूत्रण नहीं होता है। अगला यहाँ पे है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो वे फल जिसमें बीज नहीं होते अनिषेक जनित फल कहलाते हैं, जैसे कि केला। टेपीटम कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है? तो टेपीटम परागकोश में पाया जाता है, यह विकासशील परागकणों को क्या देता है सर, पोषण प्रदान करता है। बीज क्या है, किसी एक बीज का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बीज किसे कहते हैं? आवृत बीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। वास्तव में निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। बीज की संरचना देखें तो एक प्रारूपिक बीज के 3 भाग होते हैं। बीज चोल जिसे हम लोग बीजावरण कहते हैं, दूसरा बीज पत्र और तीसरा क्या होता है, भ्रूणी अक्ष होता है। अब यहाँ पे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। और आप देखेंगे जो मैंने आपको लिखवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, ये उसमें कवर है। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, परागकण क्या है? पुष्पीय पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए अथवा जीवी परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए। या फिर पेपर में आएगा पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए, अथवा स्वपरागण तथा पर परागण को स्पष्ट कीजिए, इसमें कौन से अधिक उपयोगी हैं, अथवा पर परागण क्या है, इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग परागण के बारे में देखते हैं। किसी पुष्प के पराग कोषों से निकले हुए परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है ना। अब परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है और दूसरा क्या होता है, पर परागण होता है। स्वपरागण क्या है? परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लाभ क्या क्या है? यह निश्चित होता है क्योंकि इसके लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, इस प्रकार जात की शुद्धता बनी रहती है। और तीसरा, इसके लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा, एजेंट को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध, मकरकंद आदि नहीं उत्पन्न करना पड़ता। स्वपरागण की हानियां क्या क्या हैं? स्वपरागण से विभिन्नताएं सामान्यतः उत्पन्न नहीं होती या कम हो पाती हैं, अथवा पौधे के संतति के लक्षण वही रहते हैं, जिससे नई उन्नत जातियां उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, लगातार स्वपरागण होते रहने से बीज संख्या में कम, हल्के, छोटे और पौधे दुर्बल, अस्वस्थ हो सकते हैं। और दूसरा आपका पर परागण, ये क्या है? परागकणों को उसी जात के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण आपके निम्नलिखित प्रकार के वायु परागण है, जंतु परागण है और जल परागण है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है पर परागण से लाभ क्या क्या है। पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ और संख्या में अधिक होते हैं। पर परागण से नवीन जातियां उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिलती है। तीसरा, पर परागण के होने से कृत्रिम परागण करके नई आवश्यक वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा, हानियां क्या क्या हैं? दूसरे पुष्प और उसके परागकणों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, किसी न किसी साधन पर निर्भर होते हैं, जिनके अभाव में परागण असफल हो सकते हैं। तीसरा, परागकणों का भी काफी नुकसान होता है, वायु और जल में यह हानि और भी बढ़ सकती है। और जात के लक्षणों की शुद्धता को स्थिर नहीं रखा जाता इसमें, ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके पेपर में भाई साहब छपेगा इस बार, तैयार कर लेना यार। हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक ना। और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब कर लो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।